हेलो एवरीवन। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग शॉर्ट नोट्स में आखिरी कड़ी अर्थात मिडवल हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं, जो कि शॉर्ट नोट्स घटनाचक्र पूर्वालोकन 2023 के लेटेस्ट एडिशन पर आधारित है, जिसमें हम लोगों ने पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी कर ली, कंप्लीट साइंस कर लिया, कंप्लीट पॉलिटी कर ली, कंप्लीट एनवायरनमेंट और कंप्लीट हिस्ट्री भी कर ली, जिसमें मॉडर्न और एंशिएंट भी कंप्लीट हो चुके। और ये अब हमारा कह सकते हो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जो 17 मार्च को होने वाला है, उसके लिए आखिरी ताबूत के तौर पे ये काम करेगी, मतलब आखिरी कील के रूप में। तो आप इन सभी प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे सारी की सारी शॉर्ट नोट्स की क्लासेस को देख सकते हो, क्योंकि इन्हीं सारे शॉर्ट नोट से आपके आरओ एग्जाम्स में 70 प्लस प्रश्न जो है कि लगभग आए हुए, जिसकी प्रमाणित वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करी है। आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख भी सकते हो। और इसी तरीके से अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स की सीरीज नहीं देखी तो वो भी मेरे प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। टेस्ट पेपर अगर नहीं किए ध्येय और दृष्टि के, तो वो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म से ले सकते हो, क्लासेस देख सकते हो, और उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन इन शॉर्ट नोट्स की अगर आप पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो तो आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा, वहां से सारा पेमेंट प्रोसेस देखकर आप हमारी टीम के माध्यम से कांटेक्ट करके पीडीएफ को ले सकते हो। और जो जो आरओ में एग्जाम्स आए थे, जो कि मैंने मिडवल हिस्ट्री में दिखाए थे, लेकिन यहाँ पर फिर मैं लाइन टू लाइन आपको दिखाऊंगा जब मैं क्लास को करा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो पहला टॉपिक है हमारा, या पहला चैप्टर, कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो है कि दो तरफ से हुआ था। एक हुआ था अरबी तरफ से और एक हुआ था गजनी की तरफ से। कहने का मतलब हो गया कि भारत में जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण की बात करते हैं वो होता है 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। लेकिन एक मोहम्मद गजनवी का भी एक आक्रमण होता है, ठीक है, जो कि तुर्की आक्रमण के रूप में जाना जाता है। हालांकि था तो मुस्लिम, लेकिन वो तुर्की आक्रमण के रूप में जाना जाता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मक्का की, मक्का क्यों चर्चा में भाई? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम कुछ इसी क्षेत्र से आता है। तो सऊदी अरब में ये होता है, और यहाँ पे 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है, और 632 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान देना, मक्का में जो है कि इनका जन्म होता है और मदीना में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है मक्का और मदीना। ये एक जगह नहीं है, अलग अलग हैं दोनों, लेकिन दोनों ही सऊदी अरब में है। यानी एक जगह उनके हजरत मोहम्मद साहब का जो है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, और दूसरी जगह उनकी मृत्यु हो गई। अब भारत के लिए कुछ नाम दिए गए, जैसे ईरानियों ने भारत को क्या कहा? हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुओं के रहने वाले स्थान को इन्होंने हिंदुस्तान कह दिया। और यूनानी, जो कि यूनान से आए हुए थे, वो देख रहे थे कि इंडस नदी के आसपास ये लोग सभ्यता को अपना डेवलप कर रहे हैं। इट मीन्स कि सिंधु घाटी सभ्यता को वो लोग इंडस वर्ड से यूज करते थे, और वहीं से उसके आसपास रहने वाले लोगों को इन्होंने इंडिया वर्ड दे दिया। तो यहाँ से इंडिया आ गया। और जो अरबी आक्रमणकारी आते हैं, उन्होंने क्या कहा? हमें हिंदू कहा, क्योंकि सिंधु को हिंदू के रूप में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे हिंदू जो है कि कहा गया। तो ये अलग अलग नामकरण भी है। फिर भारत का पहला सफल मुस्लिम, यानी भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण जो है 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया, और इराक के हाकिम उल हजाज द्वारा जो है कि ये नेतृत्व करता थे। लेकिन किया किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। और फारसी ग्रंथ एक चचनामा नाम का है, जिसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। इससे पता चलता है चचनामा से कि अरबों के द्वारा सिंध की विजय की गई थी। सिंध, जो हमारे सिंध मुल्तान आज जो है कि पाकिस्तान में चले गए हैं, लेकिन उस समय ये पूरे भारत का हिस्सा था, अखंड भारत के नाम से। तो उसमें आप देखोगे कि उस समय जो अरबों पे शासन हो रहा था वो दाहिर का शासन था, और दाहिर के ही द्वारा जो है कि भेजे गए थे कौन? मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी जानकारी हमें चचनामा में मिलती है। फिर बात करेंगे कि मुल्तान को इन्होंने 713 ईस्वी में जीता, यानी कि 712 में सिंध को जीता और फिर 713 में मुल्तान को जीत लिया। चचनामा के अनुसार कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश, यानी कि सिंध नदी की राजधानी अरोड़ थी। क्या नाम बताया गया? सिंधु देश, यानी कि सिंध क्षेत्र की जो राजधानी थी वो अरोड़ बताई गई थी। फिर आता है उसके बाद अलप्तगीन, सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी का जो कार्य आएगा, वो कैसे आएगा, कैसे हम बढ़ेंगे? तो देखो, जो गजनी वंश था ना, गजनी वंश जो अफगानिस्तान में डेवलप हो रहा था, तो वहां पर क्या हो रहा था कि अलप्तगीन ने गजनी वंश यानी यामिनी वंश का स्थापना की। और इस समय उत्तर भारत या उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य रह रहा था। फिर अलप्तगीन का एक
सिपह सलार था सुबुक्तगीन, ठीक है, उसका बेटा था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी जो कि गजनी ने, या महमूद गजनी कहते हो, महमूद गजनवी भी कहते हैं, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इसका उद्देश्य था भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं, बल्कि लूटपाट करना। जैसे अगर आप देखोगे मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का नेतृत्व करता देखोगे, या उनकी अगर थ्योरी देखोगे, तो वो मुख्य रूप से धन को लूटने के साथ साथ भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार भी करना चाहते थे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ठीक है। लेकिन जो महमूद गजनवी था, ये देख रहा था कि मुझे अपने गजनी वंश को मजबूत करना है वहां पे, यानी अफगानिस्तान में, तो मुझे इसके लिए पैसा चाहिए। और वो पैसा आपको उत्तर पश्चिम भारत में दिख रहा था, इसीलिए उत्तर पश्चिम भारत मतलब आज का जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र चला गया है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा पैसा दिख रहा था, तो इसीलिए इसने बस आक्रमण किया इस पे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लूटपाट करना। क्योंकि कई बार आयोग ने इसको स्टेटमेंट वाइज बनाया है कि क्या महमूद गजनी का मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार करना था या धन को लूटना था? तो धन को लूटना था। आगे देखते हुए चलेंगे कि महमूद गजनवी का चंदेलों पर जब आक्रमण हुआ 1019 से 20 में हुआ था, और इस समय जो शासक थे वो विद्याधर थे, जो कि पराजित नहीं हुआ था। ध्यान देना कि चंदेलों पर जब आक्रमण किया गया तो विद्याधर उस समय शासक थे जो कि काफी प्रतापी थे, और ये पराजित नहीं हुआ उनसे। और दरबारी इतिहासकार जो है कि उतबी ने एक पुस्तक भी लिखी थी, किताबुल यामिनी या तारीख ए यामिनी। तो महमूद गजनवी के साथ कौन आए थे? महमूद गजनवी के साथ एक आता फिरदौसी, एक आता उतबी, और एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है अल-बरूनी। क्या नाम होता है? अल-बरूनी। ये तीनों ही महमूद गजनवी के साथ भारत आते हैं। सबने अपना अपना जो है कि एक किताब लिखी। हालांकि उतबी जो है कि महमूद गजनवी के दरबार का कवि था या लेखक था, इतिहासकार था, तो इसने लिखी थी किताबुल यामिनी या तारीख ए यामिनी। यामिनी का मतलब था कि यामिनी वंश जो गजनी में स्थापित था, तो उसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी मिलती थी। कहाँ कहाँ पे इन्होंने युद्ध किए, भारत में कहाँ आक्रमण किए, किससे लड़े, और बाकी गजनवी साम्राज्य को कैसे मजबूत किया, ये सारी जानकारी हमें उतबी की किताब में मिलती है। वहीं इसका एक और लेखक था फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखी थी। और तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी फरिश्ता, ये बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। ये किसकी रचना है? तारीख ए फरिश्ता या फिर गुलशन ए इब्राहिमी फरिश्ता, ये बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। और फिरदौसी ने क्या लिखी थी? शाहनामा लिखी थी। तो ये किताबों का मिलान रहा होगा, इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया गया। आगे बात करेंगे कि पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वो था अल-बरनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और ये 11वीं शताब्दी में भारत आया था महमूद गजनवी के साथ। और इसने भारत की खोज या तहकीक हिंद अरबी भाषा में इसने एक पुस्तक लिखी। हालांकि अल-बरनी की बात करेंगे तो उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, और वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। ध्यान देने वाली बात है कि वो धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, बल्कि वो अपने धर्म के बारे में ज्यादा प्रचार प्रसार के बारे में लिखता था। फिर आगे देखते हैं, महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था 1025 में, और उस समय शासक थे भीमदेव प्रथम साहब, जो कि 1022 से 1072। और ये जो भीमदेव थे ये सोलंकी वंश के शासक थे। किसके? सोलंकी वंश के। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भीमदेव प्रथम ने फिर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। और सोमनाथ मंदिर के बारे में अगर जानें तो गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित है, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जो भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में स्थापित किए गए, जिसमें एक इसको भी काउंट किया जाता है। हालांकि फिर आगे देखेंगे कि मंदिर का उल्लेख अल-बरनी के द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत में भी किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो 11 मई 1951 को हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने मौजूदा मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा भी की थी, यानी उसे जो है कि एक नए या स्वतंत्र भारत में जो है कि स्थापित किया था। तो कई बार इसका ऑप्शन देता सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो वहां पे गलत हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है। फिर कहते हैं किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख और के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। देखना, किसने एक तरफ संस्कृत भी लिखी हुई थी और दूसरी तरफ अरबी भाषी लिखे हुए थे, इसके मुद्रा लेख चांदी के सिक्के में जारी किए तो महमूद गजनवी ने। क्योंकि महमूद गजनवी के साथ जो अल-बरनी था वो संस्कृत का बहुत व्याख्याता था, संस्कृत का बहुत जानकार था। बाकी उतबी और फिरदौसी तो थे ही अरबी के, तो एक तरफ अरबी भाषा में लिखा हुआ था और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में लिखा रहता था। मध्य एशिया के शासक सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ध्यान देना, अब जो है कि इसका पूरा नाम होता है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अब हम गजनी वंश से आगे आ चुके हैं, अब हम मध्य एशिया की बात कर रहे हैं। इसने 1192 ईस्वी में भारत को जीता था और पहला आक्रमण इसने हालांकि 1175 में मुल्तान पे किया था। 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें क्या होता है कि गौरी तो हार जाता है लेकिन पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। ध्यान रखना कि कई बार पेपर में आता है कि पृथ्वीराज थर्ड को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, लेकिन चौहान साहब जो है कि क्षत्रिय वंश के थे और इन्होंने कहा कि हम कायरों की तरह पीछे से वार नहीं करते, जा गौरी जा, तू जी ले अपनी जिंदगी, जब दोबारा ठीक होके आएगा तब मैं तुझे दोबारा पीटूंगा।
लेकिन गौरी मुसलमान था और गौरी जो है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसका एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से भारत को जीतना, चाहे फिर मुझे पीछे से ही वार क्यों ना करना पड़े। और यही वजह थी कि जब 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, तो रात में जब युद्ध की प्रणाली शुरू हो रही होती है, तो जो पृथ्वीराज चौहान और उनके सेनापति थे, उन्होंने कहा कि साहब महाराज, अब रात हो गई और रात में हम क्षत्रिय युद्ध नहीं लड़ते हैं सूर्यास्त होने के बाद। लेकिन गौरी ने कहा कि मैं ये सब नहीं मानता, मेरे यहाँ कोई सूर्यास्त नहीं होता। तो उसने रात में ही जो है कि चढ़ाई कर दी, रात में ही जो है कि पृथ्वीराज चौहान की और उनकी सारी सेनाओं पे जो है कि आक्रमण कर दिया, और रात के अंधेरे का फायदा उठा के मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। वो कहता है मैं तुम्हारी तरह छत्री नहीं हूं कि मैं दिन में ही युद्ध करूंगा या पीठ के पीछे से वार नहीं करूंगा, मुझे साम्राज्य जीतना है येन केन प्रकारणे, साम दाम दंड भेद करके। और फाइनली वो जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं यहाँ पे। फिर और आगे देखते हैं तो 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर जब आक्रमण किया था, लेकिन उस समय मूलराज द्वितीय ने जो है कि अपनी योग्य और साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त किया। और यह गौरी की भारत में पहली हार थी, क्योंकि 1175 में जब वो आक्रमण करता तब वो जीत जाता है, लेकिन 1178 में जब वो गुजरात पे आक्रमण करता तो मूलराज द्वितीय के द्वारा उसे हरा दिया जाता है। तो इधर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया। और चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में लड़ा गया था गौरी और जयचंद के बीच, जो कि कन्नौज के गढ़वाल शासक के थे, और पराजित हो जाता है जयचंद। क्योंकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान असल में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की जो बहन थी, बहन या पुत्री मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बहन ही थी, हाँ, उन दोनों के बीच में एक प्रेम चल रहा था। और ऐसे में जब जयचंद अपनी बहन का, मतलब कि उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसका जब स्वयंवर कर रहा था, तो वैसे में पृथ्वीराज चौहान जो है कि उसकी बहन को लेकर भाग जाता है। अब ऐसे में कोई भी भाई होगा, भाई नाराज हो जाएगा कि दोस्त थे तो खुल के कह देते कि हाँ मुझे आपकी बहन से प्रेम करना है या प्रेम करके शादी करनी है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे में क्या हुआ, चंदावर, वो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में शत्रुता बढ़ जाती है। तो जब पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गौरी युद्ध कर रहा होता है, तो जयचंद बल्कि सहायता भी दे देता है, बता देता है कि उसके खुफिया ठिकाने कहाँ कहाँ हैं, हरा देता है वो। और जब जयचंद जो है कि युद्ध लड़ता है गौरी से, तब जयचंद को जो है कि किसी का साथ नहीं मिलता। तो इन लोगों ने अपनी मूर्खता और आपसी शत्रुता की वजह से किसी बाहरी साम्राज्य को भारत में प्रवेश करने दिया। और इस युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना हुई है, मुस्लिम शक्ति की, तो तराइन का द्वितीय युद्ध था, जिस समय 1192 में पृथ्वीराज चौहान उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था और वो हार जाता है और गौरी अपने साम्राज्य की स्थापना भारत में करता है। लेकिन गौरी यहाँ पर शासन नहीं करता, गौरी चला जाता है गौर प्रदेश में, जो कि अपने अफगानिस्तान में चला जाता है। लेकिन वो अपने एक सिपह सलार को या अपने सैनिक को, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे छोड़कर जाता है भारत में शासन करने के लिए। तो अभी वो भी पढ़ेंगे हम लोग। 999 से लेके 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए। कितने? 17 बार। जो यहाँ पर अगर देखोगे गौरी होगा, गौरा नहीं। गौरी का प्रथम आक्रमण था 1175 ईस्वी में, और 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्ण विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। और जब 1205 में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि भारत का शासक बन जाता है। चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 में ख्वारिज्म शाह का पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मकबरनी सिंधु नदी के तट पर आया। क्योंकि 1221 में जो इल्तुतमिश हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, दिल्ली के वास्तविक संस्थापक थे, भारत के वास्तविक सुल्तान थे, संस्थापक थे, तो इनके समय ख्वारिज्म का एक शासक था जलालुद्दीन मकबरनी। ये भागते भागते जो है कि भारत में प्रवेश करता है सिंधु नदी को पार करके, और इल्तुतमिश से शरण मांगता है। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए कहा कि नहीं, मैंने मंगोलों के आक्रमण के बारे में बहुत सुना है अपनी कहानियों में और अपने पूर्वजों से, दादा परदादा से, कि वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, और ऐसे में अगर मैंने तुम्हें शरण दी तो कहीं ना कहीं मेरा युद्ध होगा मंगोलों से, जो कि भारतीय जनता के लिए हितकारी नहीं होगा। इसीलिए जलालुद्दीन मकबरनी ने जो है की शरण नहीं प्राप्त की, और इल्तुतमिश ने इस तरीके से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके चंगेज खां था, मंगोल थे, उनके आक्रमण से भारत की रक्षा की। सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, जो कि तैमूर थे। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा यानी कि अरबी में खुदा हुआ मिलता है। तो मोहम्मद गौरी ऐसा पहला शासक देखने को मिलेगा आपको जो क्या करता है कि एक तरफ देवी लक्ष्मी की भी मूर्ति जो है कि आकृतित करवाता है। फिर भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। असल में कई बार आपसे पूछा जाता है कि इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की। इक्ता व्यवस्था का मतलब होता है जमींदारी व्यवस्था का एक नया रूप था, जिसे हम कह सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री में उसे हम जमींदारी कहते हैं। मध्यकालीन भाग
हिस्से में जो है कि उसे इक्ता कहते थे। और प्राचीन काल में जब आप सातवाहन मौर्योत्तर पीरियड पर रहते हो, गुप्ता पीरियड, तो उस समय आप देखोगे कि सामंतवादी व्यवस्था थी, नाम बस अलग अलग है। इक्ता में क्या होता था कि एक इक्तेदारी व्यवस्था दे दी जाती थी, एक क्षेत्र प्रशासन का आपके ऊपर शासन करने का, नियंत्रण करने का शासन दिया जाता था, साथ में जो है कि वहां से राजस्व की वसूली करने का भी अधिकार दे दिया जाता था। तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने भारत की इक्तेदार व्यवस्था जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी। तो कई बार पूछा जाता है कि इक्तादार व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की है, तो हम कहेंगे नहीं, भारत में तो इल्तुतमिश करता है, लेकिन भारत से बाहर मोहम्मद गौरी ऑलरेडी ऐसी व्यवस्था की शुरुआत कर चुका था। फिर देखते हैं 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में जो है कि उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। क्योंकि मोहम्मद गौरी ने क्या कहा कि भाई मैं केवल प्रशासन जीतूंगा और तुम्हें देते जाऊंगा, तुम्हें अपना शासन संभाल। और उसके बाद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बख्तियार खिलजी, ये बख्तियार खिलजी जो थी मोहम्मद गौरी के साथ रहता था, और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त नष्ट कर दिया, यानी कि तहस नहस कर दिया। और साथ में इसने विक्रमशिला को भी, नालंदा की जो लाइब्रेरी जलाई गई थी वो भी बख्तियार खिलजी ने जलाई थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि खिलजी वंश देखते ही कि अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, तो यानी बख्तियार खिलजी भी उसी में से होगा, तो ये गलत हो जाता है। मोहम्मद गौरी के साथ था बख्तियार खिलजी, न कि खिलजी वंश के साथ। और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी इसने बिहार में जाके तहस नहस कर दिया, यानी हमारी एक बहुत बड़ी संपदा को जो है कि इसने नष्ट कर दिया। फिर आगे देखते हैं 1198 से 1203 के मध्य बंगाल पर जो है कि आक्रमण किया जाता है, और उस समय शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन थे। हालांकि युद्ध किए बिना ही ये भाग जाता है, ये भाग निकलता है, जो है कि इसको नहीं संभाला जाता है आक्रमण जो है कि, और ये भाग निकलता है। फिर आगे देखते हैं, नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया और लक्ष्मण सेन भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ले लेता है। पूर्वी बंगाल का मतलब है जो आज का बांग्लादेश है, क्योंकि हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल है और पूर्वी बंगाल जो है कि बांग्लादेश हो गया। शरण लेती है और कुछ समय तक वहीं शासन किया। और उसके बाद इख्तियारुद्दीन की बात करेंगे तो संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया इसने, लखनौती को ही बस राजधानी बनाया, और इसे बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है इख्तियारुद्दीन को। फिर आते हैं बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता शासक कौन था? तो बख्तियार खिलजी, क्योंकि बिहार में सबसे पहले जो मुस्लिम शासक पहुंचता है वो बख्तियार खिलजी पहुंचता है। और भारत पर जो तुर्की आक्रमण सफल हुए, और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी इस कारण से, क्योंकि तुर्की आक्रमण का मतलब है कि जब महमूद गजनवी आक्रमण कर रहा था, मोहम्मद गौरी आक्रमण कर रहे थे, ये लोग तुर्की से आए हुए, मतलब जो तुर्की शासक थे ये लोग, ठीक है। और जो मोहम्मद बिन कासिम आता है वो अरबी शासक होते हैं, तो दोनों ही लोग सफल रहते हैं। हालांकि तुर्की आक्रमण सफल रहते हैं, क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं होती। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद का सीधा सीधा आप उदाहरण देख सकते हो। बहुत सारे शासकों के आप महमूद गजनवी के समय देखोगे तो इनमें एकजुटता नहीं थी, ये सब आपस में खुश होते थे कि चलो वो पड़ोसी राज्य जो है कि हमारा जो दुश्मन था वो मारा गया। वो ये भूल जाते कि यही पड़ोसी राज्य जो है कि हमारी सहायता कर सकता था मुश्किल में, क्योंकि जब वो हम पे आक्रमण करेंगे तो ये तो था एक छोटा सा चैप्टर। अब हम सेकंड चैप्टर से शुरू करेंगे, जहां से प्रश्न बनते हैं गुलाम वंश, क्योंकि अब यहां से हम मिडवल हिस्ट्री के मुख्य रूप से जो है कि शुरुआत करेंगे। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन होते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम ही था, इसको मुक्ति नहीं मिली थी, और ये तुर्क सरदार था, इसलिए इसको तुर्क सुल्तान भी कहते हैं, मामलुक सुल्तान, और ज्यादा कहना उचित रहेगा। तो आप कह सकते हो कि तुर्क सुल्तान है, मामलुक सुल्तान है, गुलाम वंश, इस नाम से इसे जाना जाता है। इसमें लगभग 11 से 12 जो है कि शासक होते हैं। जब गुलाम वंश के अंतर्गत आप देखोगे तो 11-12 पूरे शासक होते हैं, और इसके बाद आता है आपका खिलजी वंश। तो खिलजी वंश से पहले जितने भी आप बलबन को देख लो, कैमूर्स को देख लो, कैखुसरो को देख लो, ये जितने भी शासक रहते हैं 11-12, ये पूरे के पूरे गुलाम वंश में होते हैं। तो इसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपलब्धियों की बात करेंगे तो इसे लाख बख्श कहा जाता है, क्योंकि लाखों का दान करने के कारण, क्योंकि लाखों रुपयों का दान करता था गरीबों में, पीरों पे, इसलिए जो है कि इसे लाख बख्श कहा जाता था। और ये कुरान को बहुत सुरीली आवाज में और बहुत ही अच्छे से कंठस्थ करके गाता था, इसलिए इसको कुरान ख्वां भी कहा जाता था। हालांकि इसने कुछ स्थापत्य कला में भी अपना योगदान दिया, जैसे दिल्ली में अगर देखोगे तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। 2.5 दिन के झोपड़े का अगर एक प्रश्न बताता चलूं तो हरिकेली नाम की एक जो है कि नाटक मतलब है, तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, उस मस्जिद की दीवारों पर हरिकेली नामक जो है कि नाटक है, उनकी पंक्तियां देखने को मिलती हैं। इससे प्रतीत होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी मंदिर को जो है कि तोड़कर मस्जिद के रूप में कन्वर्ट किया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने 2.5 दिन के झोपड़े पर हरिकेली नामक नाटक जो है कि नहीं लिखवाएगा। और उसकी जो लेखन शैली है वो स्पष्ट करती है कि प्राचीन भारत की लेखन शैली है, मध्यकालीन भारत के बाद तो मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है, उसकी कोई पद्धति नहीं है। तो यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि किस झोपड़ी पे या किस मस्जिद पे हरिकेली नामक नाटक की कविताएं मिलती हैं। अजमेर में 2.5 दिन की। वहीं दिल्ली में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था, और इसे पूरा किया गया था इल्तुतमिश से। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का,
ठीक है, उसको क्या किया कि आराम से जो है कि शुरुआत की और एक मंजिल बनवाया। फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने तीन मंजिल तक पूरा करवा दिया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसमें चौथी और पांचवी मंजिल का भी निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने चौथी और पांचवी मंजिल का। तो आप देखो कि कुतुब मीनार में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण दिया था हसन निजामी को और फक्र ए मुदब्बिर को दिया था। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की थी। वो हमेशा जो है कि गुलाम शासक के रूप में शासन किया उसने, मोहम्मद गौरी के रूप में। और गौरी की जब मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में, इसके बाद वो लाहौर के विशिष्ट जनों और अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौमिक शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। कहने का मतलब है कि उसने शासन भी लाहौर से किया, उसने कभी दिल्ली में अपनी राजधानी भी नहीं बनाई और न ही सुल्तान की पदवी धारण की। आगे देखते हैं, 1206 ईस्वी में औपचारिक इसने सत्ता तो ग्रहण कर लेता है, क्योंकि भाई 1192 से 1205 तक तो ये जो मोहम्मद गौरी है उसके गुलाम के रूप में शासन कर रहा है। और जब 1205-6 में मोहम्मद गौरी मर जाता है तो ऐसे में जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि शासन करना शुरू करता है और इस ऐबक ने राजधानी लाहौर ही बनाए रखी। इसके सामने दो चुनौतियां थी। सबसे पहली क्या चुनौती थी कि यलदौज का खतरा बना हुआ था और कुबाचा का भी जो है कि इसके लिए खतरा बना था। तो कुबाचा से समाधान प्राप्त करने के लिए ऐबक ने अपनी बहन की शादी कर दी और उसे अपने पक्ष में कर लिया और ये सदा ही लाहौर में रहा, कभी ये दिल्ली आने का कष्ट नहीं किया। लेकिन यलदौज का इसके ऊपर खतरा बना रहता था। मृत्यु भी हो जाती है इसकी चौगान का खेल खेलते समय, जिसे हम कह सकते हैं पोलो जो आज का खेल होता है, खेलते समय ये घोड़े से गिर जाता है और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बात आती है कि अब जो है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन बनेगा, यानी गुलाम वंश का शासन कौन करेगा। तो मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को एक युद्ध में जो है कि इल्तुतमिश को खरीदा था उसकी योग्यता को देखकर। और ऐसे में इल्तुतमिश क्या था, गुलामों का गुलाम था देखा जाए तो, मतलब सॉरी, कुतुबुद्दीन ने खरीदा था और कुतुबुद्दीन का गुलाम था आपका इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन को गुलामों की आजादी नहीं मिली थी, मोहम्मद गौरी उस समय जिंदा था, तो इसलिए मोहम्मद गौरी का दामाद भी बन जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। भाई ये ध्यान रखना, मोहम्मद गौरी ने अपनी बेटी की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक से की थी और ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश ने कर दी। तो यहाँ पे दो टाइटल होते हैं, दामादों का दामाद भी इसे कहते हैं और गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश हो गया। ठीक है, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया और जैसे इसने दिल्ली को राजधानी स्थापित की, इसने खलीफा से पदवी लेते हुए अपने आप को सुल्तान की पदवी से धारण किया। और ये गुलाम वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सर्वप्रथम इसने अरबी सिक्के चलाए थे, जिसमें चांदी का इसने टंका चलाया था 175 ग्रेन का और तांबे का इसने जीतल चलाया था। और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। टकसाल का मतलब होता है जहां पर सिक्के छापे जाते हैं। अब जैसे भारत सरकार अपने सिक्कों पे क्या लिखती है, भारत सरकार 1 रुपया और उसका चिन्ह लिखती है, तो ये भी एक टकसाल की ही प्रणाली है। हालांकि भारत की सरकार के द्वारा ये टकसाल का नाम नहीं लिखा जाता कि हम कहां पे प्रिंटिंग कर रहे हैं इसकी, नहीं तो चोर पहुंच जाएंगे वहां पे। फिर देखो, तो इसने सर्वप्रथम अरबी सिक्के चलाए थे। सबसे पहले अरबी सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाता है और सिक्कों पर टकसाल के नाम लिखवाने की परंपरा भी इसी ने शुरू की थी। फिर आगे देखते हैं, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। तो ध्यान देना, इल्तुतमिश को कहा था, क्योंकि दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने नियमित रूप से सिक्के जारी किया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बना लिया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से आगे बढ़ा ही नहीं। और इल्तुतमिश को दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक भी कहा जाता है और इसने सुल्तान ए आजम की उपाधि भी ली थी। ध्यान देना, सुल्तान ए आजम की उपाधि ली थी। दिल्ली की गद्दी के दावेदार यलदौज और कुबाचा को इसने समाप्त किया। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो अपनी बेटी की शादी कुबाचा से कर दी थी और एक बेटी की शादी इल्तुतमिश से की थी, क्योंकि इल्तुतमिश थोड़ा दूरदर्शी था, थोड़ा समझदार था, लेकिन कुबाचा नहीं था। फिर भी उसने उससे संरक्षण प्राप्त करने के लिए अपनी बेटी की शादी कर दी। लेकिन कुबाचा कहता है कि पहले मेरी शादी हुई थी तो मैं इसका वास्तविक हकदार बनूंगा ना, वास्तविक उत्तराधिकारी। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने इल्तुतमिश को अपॉइंट किया और इल्तुतमिश ने फिर कुबाचा और यलदौज का भी समाधान कर दिया। भारत में तुर्की राज्य को संगठित करने के लिए जो है कि इसने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी। तुर्की सरदारों का एक ग्रुप है, कई बार पूछा जाता है तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश करता है, लेकिन उसे समाप्त कौन करता है, बलबन करता है आगे चल के। ठीक है, तो तुर्की राज्य को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया और सुल्तान के पद को वंशानुगत किया। यानी इसने स्पष्ट कह दिया कि जैसे जैसे जो है कि हम बढ़ते जाएंगे, मतलब हमारा बेटा ही सुल्तान बनेगा, फिर उसका बेटा सुल्तान, अर्थात ये वंशानुगत कर दिया। लेकिन ये पहला ऐसा शासक था जिसको यह पता चला कि मेरे किसी भी उत्तराधिकारी में वो योग्यता नहीं है कि मैं किसी पुत्र को उत्तराधिकारी का पद बना सकूं, बल्कि इसने फिर क्या किया, रजिया को बनाया अपनी बेटी को, क्योंकि उसे लगा कि भाई ये ज्यादा योग्य है। और वाकई जो है कि प्रथम महिला मुस्लिम जो है कि शासिका है रजिया सुल्ताना।
उसकी भी कहानी पढ़ेंगे कि रजिया सुल्ताना की रजिया कैसे गुंडों के बीच फंस गई, उसकी भी कहानी पढ़ेंगे हम लोग। तो इल्तुतमिश ने 1229 में फिर बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को खिलाफत प्रदान की गई और अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया। इल्तुतमिश का लखनौती में प्रतिद्वंदी कौन था? अली मर्दान था। लखनौती यानी बंगाल में। फिर देखेंगे चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासनकाल का, और इसका मूल नाम था चंगेज खान का तेमुचिन। हालांकि ये बस प्रश्न बनता है, लेकिन आक्रमण उसने नहीं किया, क्योंकि जलालुद्दीन मकबरनी का जब पीछा करते हुए भारत में आ रहा था तो इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए जलालुद्दीन मकबरनी को शरण नहीं दी, और इस तरीके से चंगेज खां के आक्रमण से बच जाते हैं। लेकिन पहली बार अटैक होने का खतरा कब आता है? इल्तुतमिश के समय। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोलों के आक्रमण होते हैं, और मंगोलों के आक्रमण को सबसे अधिक हराता भी अलाउद्दीन खिलजी है। फिर आगे आप देखोगे कि 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, और तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुल्तान पर अधिकार करके सिंधु नदी पार की थी। अब यहाँ पर तैमूर वर्ड को आपने याद करो कि जब 5-6 साल पहले सैफ अली खान और करीना कपूर के एक बेटे का नाम पड़ा तैमूर, तो बहुत सारा मीडिया में जो है कि बवाल मचा, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया कि आप एक सेलिब्रिटी हो, आपको लोग आइडियल मानते हैं, आपके नक्शे कदम पे कई लोग चलते हैं, और आप एक ऐसे व्यक्ति का नाम रख रहे हैं जो भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी के रूप में जाना था, उसकी छवि निगेटिव है तैमूर। आज वर्तमान में करीना कपूर सैफ अली खान के बेटे क्या नाम है? तैमूर है। इसी तैमूर मंगोल आक्रमण की वजह से उनका विरोध किया गया था। जो लोगों को स्टोरी याद होगी लेकिन उसका बेसिक नहीं पता था, तो वो यहां से मैंने आपको बता दिया। अगला स्टेटमेंट है कि विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, जो कि अब्दुल रज्जाक किसके समय आता है? देवराय द्वितीय के समय, और ये ईरान का शासक है। हालांकि जब हम तुगलक वंश पढ़ेंगे तो वहां पे इन चीजों को कवर करेंगे। ये पॉइंट वाइज जो है कि अभी प्रश्न बने हुए थे, इसलिए इसको इस क्रम में लिखा गया। फिर देखते हैं 1498 ईस्वी में जब वास्को डिगामा भारत आया था, तो उस टाइम पर विजयनगर में नरसा नायक पुत्र तिम्मा का शासन चल रहा था। किसका? तिम्मा का शासन। अब इल्तुतमिश ने, ध्यान देना, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसको? मलिक जानी को बिहार में नियुक्त किया था। रजिया को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था, जो कि रजिया जब 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठती है और 1240 ईस्वी तक ही जीत पाती। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान बनती है कि गद्दी पर बैठती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रजिया से पहले उसका एक भाई बनेगा जिसका नाम होगा आराम सा या तो बहराम सा, इन दो में से कोई एक है, कंफ्यूजन है मुझे थोड़ा सा, ठीक है। और वहीं पे जो है कि अल्तुनिया, जो कि रजिया से शादी करना चाहता था, प्रेम करना चाहता था, तुर्कों ने जो है कि अल्तुनिया को भड़काया और कि रजिया जो है कि तुम्हारे खिलाफ जा रही है, तुमसे शादी नहीं करना चाहिए। फिर कैथल में आके अल्तुनिया जब घेरता है रजिया को, तो रजिया भी मौका परस्ती देख के कहती है, अल्तुनिया मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी करके रजिया चाहती थी कि हरियाणा के कैथल से निकल के मैं दिल्ली पहुंचूं और सत्ता को दोबारा प्राप्त करूं, लेकिन तुर्कों ने जो है कि वहीं उसे मरवा दिया। तो वहीं उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था, और बाद में अल्तुनिया से उसने शादी करने का प्रयास किया। तो ये थोड़ी सी कहानी थी रजिया की। हालांकि अभी आगे हम और पॉइंट को पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट शासक, जैसे इल्तुतमिश से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, कि भाई कौन सा जो है कि जीतल चलाया तांबे का या चांदी का जो है कि टंका चलाया, ये सब प्रश्न बनते हैं इल्तुतमिश ने। फिर अभी हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हम देखेंगे उसकी स्थापत्य कला, भू राजस्व व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ये हर जगह हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश की। पहले हम पढ़ रहे हैं कि गुलाम वंश में शासन कौन कौन लोग कर रहे थे और किस क्रम में कर रहे थे, या फिर इल्तुतमिश वगैरह, फिर उसके बाद जो है कि आपके खिलजी वंश, ये सभी कुछ पढ़ते हुए तब लास्ट में हम उसके सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, समराइज करेंगे। तो बलबन की बात करेंगे, इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, और ये गद्दी पर बैठता है 1266 से 1286 तक। लेकिन इससे पहले ये नासिरुद्दीन महमूद के प्रधानमंत्री के रूप में काम करता था। नासिरुद्दीन महमूद के अंतर्गत ये शासक करता था, और नासिरुद्दीन महमूद ने अपनी बेटी की शादी बलबन से की थी, क्योंकि उसे पता था कि बलबन एक योग्य उत्तराधिकारी बन सकता है। और इसका वास्तविक नाम था उलूग खां। बलबन का कई बार पूछा जाता है कि उलूग खां किस शासक का नाम था, तो ये और वास्तविक नाम एक दूसरा भी है इसका, बहाउद्दीन, और इलबारी जाति का एक तुर्क था। कौन सी? इलबारी जाति का। इसने ब्लड एंड आयरन, यानी कई बार देखो कि रक्त और लौ की नीति अपनाई थी, और इसने राजत्व का सिद्धांत दिया, जिसकी दो मुख्य विशेषता है। क्योंकि ये जानता था कि अगर मैं तुर्कों के खिलाफ, क्योंकि देखो तुर्कों को संगठित करने के लिए इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी एक समुदाय बनाया था, जिसमें 40 तुर्क सरदार रहते थे जो सबसे प्रमुख थे, ठीक। लेकिन आज का मंत्रिमंडल समझ लो, कैबिनेट समझ लो, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, बड़े बड़े मंत्रालय वाले लोग होते हैं। इल्तुतमिश ने बनाया कि तुर्कों का अगर समर्थन रहेगा तो हम शासन को आराम से चला सकेंगे। लेकिन बलबन जो है कि मुख्य रूप से तुर्की नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने इलबारी जाति का बताया, अफरासियाब वंश का बताया, ईरान के बहुत सम्मानित वंश था अफरासियाब वंश, तो उसका शासक बताया कि मैं उसी
वंश से हूं और इस तरीके से मैं यहाँ का सरदार बन सकता हूं। लेकिन उसे खटक रहा था बार बार कि तुर्क कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकते हैं। तो उसने तुर्कान चहलगानी के सरदारों को क्या किया, समाप्त कर दिया। और इसके लिए उसने नीति अपने रक्त और लौ की नीति और दो सिद्धांत दिए। पहला कि सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, कि अगर मैं राजा बनाऊं तो अपनी मर्जी से नहीं बनाऊं, बल्कि मुझे ईश्वर यानी खुदा ने मुझे चुना है। और इसलिए वो अपने आप को नियामत एक खुदाई कहता था, अर्थात सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसके स्थान पर उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। मतलब सबसे पहला स्थान खुदा का है जिसको हम पैगंबर कहते हैं, और उसके बाद उसका दूसरा स्थान आता है किसका, सुल्तान का। और अगर आपने सुल्तान की आज्ञा की अवहेलना की, उल्लंघन किया, तो इट मीन्स कि आप सुल्तान की आज्ञा नहीं उल्लंघन कर रहे, बल्कि खुदा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, और ऐसे व्यक्ति को सीधे सीधे मृत्युदंड दिया जाएगा, सजाए मौत है। तो इस तरीके से उसने अपनी लौह और रक्त की नीति से मजबूत शासन को स्थापित किया। और दूसरा शासन था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है ताकि लोगों को कंट्रोल कर सके। और इसने तुर्कों को जो है कि उनकी औकात दिखाने के लिए, या यूं कहे कि अपने से नीचा दिखाने के लिए, बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा को शुरू किया। जो कि सिजदा होता था कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पैबोस होता था पैरों को चूमना। जैसे जो सुल्तान बैठा होता है उसके पास जाके आप पैरों को उसके चूमोगे और कहोगे कि मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। और वहीं सिजदा होता है भूमि पर लेट के, जिसे हम लोग आज हिंदू धर्म में दंडवत प्रणाम कहते हैं। जैसे बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिरों में आप जाते हो तो पूरा पेट के बल लेट जाते हैं और हाथ आगे कर देते हैं और सिर नीचे करके भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, जो कि हम कहते हैं पूरा दंडवत होके। और उसी समय सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करने की पद्धति थी। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में ही केंद्रित कर ली। मतलब चाहे वित्त विभाग हो, चाहे गृह विभाग हो, चाहे विदेश विभाग हो, चाहे रक्षा विभाग हो, चाहे युद्ध विभाग हो, चाहे किसी भी प्रकार का उत्तराधिकार विभाग, सारे विभाग उसने अपने हाथ में रख लिए। बोला कोई भी निर्णय होगा तो केवल मैं लूंगा और कोई नहीं लेगा। और वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, उत्तर पश्चिम जो अफगानिस्तान वाली सीमा थी। फिर आगे देखें, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, जिल्ले इलाही, अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब या ईश्वर का प्रतिनिधि। हालांकि अपने आप को नियाबत खुदाई भी बताता था और जिल्ले इलाही भी बोलता था। तुर्कान चहलगानी का प्रभाव इसने समाप्त कर दिया, तुर्कों के संगठन को समाप्त किया। और 1297 में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने जिसे बलबन ने दबाया था, ये उसका जो है कि एकमात्र, ध्यान देना कई बार पूछा था कि बलबन का एकमात्र ऐसा कौन सा अभियान था जो दिल्ली के बाहर था, और एक अंतिम अभियान भी वही था। तो 1297 ईस्वी में, समझ में आया? यहाँ इसे करेक्ट कर लेना दोस्तों, ये 1277 होगा, ठीक है, 1297 नहीं, क्योंकि 1286 में तो वो मर ही जा रहा है ना, मर जाता है। तो बंगाल के जो सूबेदार होते हैं तुगरिल खां, जिसने बलबन ने जो है कि इसे दबाया था, या बलबन ने इसे समाप्त किया। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। स्वयं को खलीफा का सहायक, गढ़ मुक्तेश्वर का, ये मेरठ के पास जो हापुड़ वाला एरिया है उसके आसपास जो है कि गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र में। इसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पर, आते हैं खिलजी वंश के शासन को हम देखते हैं। तो खिलजी वंश के शासन की बात करेंगे तो कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो इसका अर्थ हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जो एक नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? उलेमा मतलब जो होते थे मौलवी, जो कि मस्जिदों के पुजारी हुआ करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, और ये मित्र एवं कोतवाल, ठीक है, अब यहाँ पर जरा समझ। और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउल मुल्क की सलाह पर मित्र एवं कोतवाल का विचार त्याग दिया और सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, यानी कि द्वितीय सिकंदर के रूप में, और उसे अपने सिक्के पर अंकित भी करवाया। सिकंदर ए सानी का मतलब, जिस प्रकार से सिकंदर जो है कि पूरी दुनिया को विजिट करने के लिए निकला था भारत की हो रहा था 323 ईसा पूर्व के आसपास, आपने पढ़ा होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय पोरस का युद्ध, ये सब मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया है, जो है कि शॉर्ट नोट्स की क्लासेस आप उसे भी देख सकते हो। तो इस तरीके से वो भी चाहता था कि मैं भी पूरी दुनिया को विजिट करूंगा, और इसलिए उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, जिसे हम दूसरा सिकंदर भी कहते हैं। अलाउद्दीन का जो सेनापति था उसमें दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक आपको मिलेगा जफर खां, एक मिलेगा मलिक काफूर। ये दो जो है कि इसके सिपहसालार या सेनापति इतने महत्वपूर्ण थे जो पूरे के पूरे खिलजी वंश के संस्थापन को मजबूती प्रदान करते हैं। तो अलाउद्दीन का सेनापति जो जफर खां था, ये मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। हालांकि जफर खां के लिए तो ये भी कहते थे कि जब मंगोल किसी नदी को पार करते थे और मंगोलों के घोड़े जब पानी पीने से मना कर देते थे, तो मंगोल ये तक कह देते थे घोड़ों से कि क्या तुमने जफर खां को देख लिया क्या इस पानी में? अर्थात जफर खां का इतना खौफ रहता था मंगोलों में कि उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि जफर खां से युद्ध लड़ लें। लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार से जो है कि जफर खां को जो है कि गुमराह करते हुए उसे मार डाला मंगोलों ने ही। और दूसरा एक शासक था
मलिक काफूर, जो कि प्रजाति से तो एक किन्नर था, किन्नर समुदाय से था, हिजड़ा कहते हैं जिसको, जिसको 1000 दिनार में गुजरात से खरीद के लेके आता है वो अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन ये एक ऐसा महत्वपूर्ण सेनापति बनता है अलाउद्दीन खिलजी का, जिसने दक्षिण भारत के अभियानों में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। पूरे दक्षिण भारत के अभियान को जीत कर यही लेकर आता है और सबसे अधिक धन सोना चांदी खरीद के मतलब वहां से विजिट करके लेके आता है। यह अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा दाहिना हाथ था। जैसे होते ना कि किसी भी एक बड़े साम्राज्य में 2 बड़े हाथ होते, दाहिना और बाएं, तो एक तरफ जफर खां था और दूसरी तरफ मलिक काफूर था। आगे देखते हैं, पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पुस्तक एक होती थी पद्मावत, ठीक है। और इसमें यह कहा जाता है कि जो पद्मिनी चित्तौड़ के रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी, ठीक है। और इसने जो है कि अमीर खुसरो ने इसको जो है कि रतन को सुलेमान कहा और इसको रौबा सैबा कहा, ठीक। इनकी क्या स्टोरी थी? तो भाई इनकी सिंपल सी स्टोरी थी कि इसमें एक पद्धति मानी जाती थी क्षत्रियों में, यानी कि राजपूतों में सती होने की पद्धति रहती थी कि अगर पति मर जाता तो हम भी सती हो जाएंगे। क्योंकि राणा रतन सिंह की जो पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो चाहता था कि उसकी पत्नी से जो है कि प्रेम करे, विवाह करे या उसके दर्शन करे, लेकिन वो नहीं, जौहर जिसे कहते थे, तो जौहर उन्होंने कर लिया। और इसकी जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत पुस्तक में मिलती है। हालांकि इसके लिए आप जो है कि अलाउद्दीन खिलजी करके मूवी आई हुई है, बहुत पुरानी हो चुकी है, रणवीर सिंह पे है, रणवीर सिंह ने उसमें एक्टिंग की है, आप उस मूवी को भी देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है जो है कि इसी पर बनी हुई है। अच्छा, मलिक काफूर की मैं बात कर रहा था, अभी आपको बता रहा था, तो मलिक काफूर को देखो 1000 दिनार में खरीदा जाता है, इसलिए 1000 दिनारी भी कहते हैं। और इसको गुजरात विजय के दौरान जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने के अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी। मतलब जो दक्षिण भारत के जो प्रमुख राज्य थे उन पर जो है कि आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम किसी भी प्रकार से धन को प्राप्त कर सके वहां पे। और इनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप करना नहीं था, वह इन दक्षिण राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था, केवल वहां से वह धन की वसूली करना चाहता था। और इसे हम कह सकते हैं कि ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का मतलब होता है कि आपने वहां के राजाओं को हराया, अपने अधीन किया और वहां से सोना चांदी पैसा जेवरात लिया और चले आए और उनका शासन उन्हें वापस लौटा दिया। ऐसी नीति आपको गुप्त पीरियड में समुद्रगुप्त के द्वारा देखने को मिलती है, जो ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का पालन करते हैं। तो ये माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी मध्यकाल में दक्षिण भारतीय राजाओं के साथ ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, जिसमें देवगिरी के शासक रामचंद्र यादव होते हैं और भी कई सारे शासक होते हैं होयसल वगैरह के, तो ये सभी शासक रहते हैं। अब अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण 1296 ईस्वी के समय देवगिरी का शासक जो है कि रामचंद्र देव थे, उसने प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, किंतु 1305-6 में कर नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजी और रामचंद्र देव ने समर्पण कर दिया। यानी मलिक काफूर उसका बहुत ही महत्वपूर्ण सिपह सलार था। दूसरी बात करेंगे, यहां पर हम देखेंगे रणथंभौर के बारे में। तो रणथंभौर हमीरदेव यहाँ पे शासक थे, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह शासक थे, देवगिरी के राजा राय रामचंद्र थे, गुजरात के कर्णदेव थे। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का अगर कालक्रम देखोगे तो कई बार प्रश्न मिलान करने के लिए आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी जगह विजय किया। तो सबसे पहले उसने गुजरात को जीता 1299 और वहां से मलिक काफूर को लेकर आता है। रणथंभौर जीतता 1301 में, चित्तौड़ जीतता 1303 में और वारंगल जीतता 1310 में। तो रणथंभौर पहले है, चित्तौड़ बाद में। अलाउद्दीन खिलजी ने सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, पेंशन तथा वक्फ यानी धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि मिली थी, और जिससे खालसा भूमि में वृद्धि होने लगती। खालसा मतलब होता है सरकारी भूमि। तो अलाउद्दीन ने क्या किया कि सभी व्यक्तियों की भूमि छीन ली, जैसे कि वो मिल्क के रूप में मिले, मतलब राजा ने दे दिया फ्री में, इनाम दे दिया, पेंशन दे दिया, तो वो सारी भूमि छीन ली। वक्फ मतलब जो धर्म के काम के लिए दी गई थी इससे पहले के लोगों को, चाहे वो मस्जिदों के लिए दी गई हो, चाहे वो इबादत खाने के लिए दी गई, किसी भी काम के लिए दी गई, उसे सब छीन के इसने खालसा भूमि का विस्तार किया। खालसा मतलब होता है सरकारी भूमि। फिर आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर लगाया था, जिसको खराज कहते हैं। और ये माना जाता है कि पूरे मध्यकालीन भारत में सबसे अधिक ये कर की राशि थी कि आप अगर 2 रुपए कमा रहे हो तो 1 रुपया आप सीधे सरकार को भेजोगे। और इसने भूमि की पैमाइश कर लगान निर्धारित किया, जिसमें 2 नवीन कर लगाए। एक तो मकान घर लगा यानी घर ही कर, जिसके पास घर है वो हाउस टैक्स भी देगा, और चराई कर जो अपने पशुपालनों का जो है कि चारा वगैरह इकट्ठा कर रहे चराते हैं, ग्रेजिंग कराते, तो वो चराई कर भी देंगे। तो 2 प्रकार के अलग अलग कर भी थे। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में भूमि पर 50% कर दिया था और राजस्व मांग अनुमान पर आधारित था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर आधारित थी। अलाउद्दीन खिलजी की लागत जो लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग थी। अब यहाँ पे और भी बातें करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में।
तो इसको देखेंगे जरा हम कि अलाउद्दीन ने दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की। कई बार पूछा जाता है कि दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना किसने की, तो अलाउद्दीन ने की थी। परंपरागत लगान अधिकारियों जिसको खुद मुकद्दम चौधरी, इनसे लगान वसूलने करने का अधिकार छीन लिया और इनके जमीन से भी जो है कि कर लिया, यानी इनकी भी जमीन से कर लिया। सिंपल सी बात है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बिचौलियों का अंत किया। ये जो खुद मुकद्दम चौधरी थे, ये क्या करते थे, ग्रामीणों से टैक्स कलेक्ट करते थे, ग्रामीणों से, किसानों से, या जो कारीगर थे उनसे पैसा कलेक्ट करते थे टैक्स के रूप में, और वो टैक्स किसे देते थे, गवर्नमेंट को देते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास जब टैक्स की धनराशि कम आ रही थी, तो उसने कहा कि जब किसान आदमी, कारीगर आदमी, व्यापारी आदमी जब डायरेक्ट टैक्स मुझे दे सकता है, तो मैं इन बिचौलियों को क्यों जो है कि बीच में घुसा रहा हूं। ये 2-2 रुपए जो है कि हर टैक्स का अगर मार भी रहे हैं, कटौती कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उतना रुपए मेरे पास कम आ रहा है। तो ऐसे में, और अलाउद्दीन खिलजी को अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक बहुत बड़ी सेना रखनी थी स्थायी, जिसके लिए वेतन वगैरह देना की व्यवस्था करनी थी इसे टैक्स से ही। तो इसलिए इसने टैक्स की राशि को भी 50% रखा, जो कि सबसे अधिक मानी जाती है अब तक के मुगल काल में। और दूसरा, इसने बिचौलियों का अंत कर दिया, जिसमें खुद मुकद्दम चौधरी होते हैं, और कहता है कि तुम्हें अब बिचौलिए का काम तो समाप्त करते ही करते हो, साथ में तुम्हारी भी जमीन से मैं टैक्स लूंगा अब जो है कि। और इसने मूल्य नियंत्रण पॉलिसी यानी कि बाजार नीति की लागू की थी। मलिक कबूल को सहना ए मंडी या बाजार अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया था, और केंद्र में एक बड़ी एवं स्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन देने का काम कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को कम देता था, और इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी प्रारंभ की थी, यानी कि पीडब्ल्यूडी, यानी कि पीडब्ल्यूडी होता है, ठीक है, सॉरी पीडीएस होता है, सॉरी पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसने यह भी शुरू किया था। आगे 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी, तो रावी नदी थी। ये निश्चित था कि अगर रावी नदी के आप पश्चिम में बढ़ोगे पाकिस्तान की तरफ, तो उधर मंगोलों का चित्र रहेगा, और अगर अंदर बढ़ोगे भारत की तरफ, तो इधर खिलजियों का जो है कि शासनकाल रहेगा। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, तो सुल्तान कौन सा था जिसने साम्राज्य की सीमा के लिए विशेष जो है कि सेना नियुक्त की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब यहाँ पे रियासत है और यहाँ पे शासक है, जो इसके समय में समकालीन शासक के रूप में जाने जाते हैं। जैसे देवगिरी में जो है कि शंकर देव मिलेंगे, वारंगल में रुद्र द्वितीय मिलेंगे, होयसल में वीर बल्लाल मिलेंगे, मदुरा में जो है कि मदुरई में वीर पांड्य मिलेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो ये मुबारक शाह खिलजी। खलीफा मतलब होता है अपने आप को जो है कि पैगंबर का दूत कहना। तो इसने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया, और इसने उपाधि ली थी अल इमाम तथा खलीफुतुल्ला, यानी अल इमाम तथा खलीफुतुल्ला करके इसने उपाधि भी धारण की थी। फिर आगे देखो, 1303 ईस्वी में काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव जो द्वितीय थे, ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराया था। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि 1303 ईस्वी में काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय द्वारा अलाउद्दीन की सेना को हराया गया था, और जिसका नेतृत्व कर रहे थे मलिक फखरुद्दीन अलाउद्दीन की तरफ से, और मलिक झाजू, ठीक है। ये दोनों जो है कि खिलजी वंश के समुदाय की तरफ से, मतलब खिलजी वंश की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन प्रताप शासक रुद्रदेव द्वितीय के द्वारा हरा दिया गया इन्हें। और अब हम चलते हैं तुगलक वंश की ओर। तो हमने गुलाम वंश देख लिया, हमने खिलजी वंश देख लिया, अब हम चलेंगे तुगलक वंश की ओर। अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा, सर आप सैयद वंश को छोड़ रहे हो क्या, तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम उसे भी कवर करेंगे, क्योंकि ये सारे नोट्स हमने घटना चक्र बुक से बनाए हैं, और जैसे जैसे जो है कि हम उस चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे इन सब चीजों को कंप्लीट करते चलेंगे। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, तो वो था गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक का मतलब माना जाता है, जो गाजी की उपाधि रहती है उसको ये माना जाता है कि ये बहुत बड़ा शासक है या बहुत शक्तिशाली शासक है, इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी मलिक की उपाधि ली थी। और इसके समय, अलाउद्दीन के समय, ये मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर था। लेकिन होता क्या है कि जो अलाउद्दीन खिलजी, जो कि गयासुद्दीन तुगलक अपने जो जलालुद्दीन खिलजी होते हैं, जो इसके चाचा होते हैं, इनको मारता है ये कड़ा मानिकपुर में, कड़ा के आसपास जो है कि मार देता है जलालुद्दीन खिलजी को, और उसके बाद ये सत्ता हासिल करता है अलाउद्दीन खिलजी। फिर इसके बाद आते हैं मुबारक शाह खिलजी, जो है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वगैरह। फिर लास्ट में जो है कि एक छोटा सा शासक रहता है, जिसका सेनापति जो कि मुल्तान और दीपालपुर का जो गवर्नर था, इसने मारा, और इसके बाद जो है कि खुद बैठ जाता है, वंश पे शासन करता है गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। इब्न बतूता के अनुसार 29 अवसरों पर मंगोलों के विरुद्ध इसने विजय प्राप्त की थी। इब्न बतूता कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी 29 अवसर ऐसे थे जब उसने मंगोलों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। और एक प्रश्न भी बनता है कि सबसे अधिक जो मंगोलों के आक्रमण थे किसके शासनकाल में हुए, तो वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब आते हैं हम तुगलक वंश में, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि इसी में हम लोग पढ़ेंगे MBT, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ेंगे, इसी में हम FST पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक पढ़ेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक को देखें तो सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहर का निर्माण भी इसी ने करवाया, बिल्कुल सही बात है। और
और भू राजस्व की दर 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया और लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग किया। ध्यान देना कि जो भू राजस्व की दर थी वो 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया और लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग किया। उसने खुद और मुकद्दम को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। उन्हीं खुद मुकद्दम चौधरी जो कि बिचौलिए थे, जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था, लेकिन इसने जो है कि उनको क्या किया, दोबारा जो है कि अधिकार लौटा दिया। अब जरा यहां पर आप क्रम पढ़ लीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुलाम वंश ने शासन किया 1206 से लेकर 1290 तक, लगभग इन्होंने 84 वंश तक शासन किया, 84 वर्ष। फिर दूसरा आता है खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 तक होते हैं, ध्यान देना 1320 तक, और ये मुश्किल से 30 वर्ष तक शासन करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं तुगलक वंश, जिन्होंने 1320 से 1412 तक 1412 तक शासन किया। ये लगभग 94 वंश तक शासन करते हैं, यानी कि 1414 या 1412 के आसपास आप कह सकते हो, 92-94। और इनका जो शासन काल था ये पूरा सबसे बड़ा दीर्घकालिक था। इसके बाद आपको इनके बाद देखने को मिलेगा सैयद वंश, जो कि 1414 से लेकर 51 तक रहता है। खिज़्र खां की स्थापना होती है, खिज़्र खां करता है। फिर लास्ट में आता है लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक, और इसके बाद आपका आता है बाबर का शासन। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं दिल्ली के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक माना जाता था। वह खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अमीर कोही, जो कि कृषि के डेवलपमेंट के लिए एक विभाग खोला गया था, जबकि दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी की ओर स्थापित की थी और सांकेतिक मुद्रा का भी इसने प्रचलन किया था। अब यहां पर क्या होता है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार ये कहा जाता है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा जाता है। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि ऐसा वो शासक जिसने जब भी टैक्स वगैरह कलेक्शन किया तो शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार यह स्वीकार भी किया है कि मैं शरीयत को नहीं मानता, मैं इस्लामिक कानून को नहीं मानता, मैं वही करता हूं जो मेरी जनता और मेरी प्रजा के लिए बेहतर होता है। अर्थात वो एक निरंकुश शासक तो बन रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो निरंकुश शासन में भी जनता के कल्याण की भावना रखता था कि मैं वही काम करूंगा जो जनता के कल्याण के लिए बेहतर होगा, मुझे शरीयत से आधारित नहीं चलना है। ठीक है, ये थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता के द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई, यानी तुगलक वंश के द्वारा दीनार चलाए जाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक सैन्य शक्ति की अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि स्वर्ण की। किसकी? तांबे की, जिसको हम सांकेतिक मुद्रा के रूप में जानते हैं। बर्नी के अनुसार यह बताया जाता है कि जो इसका क्रम है, ध्यान देना, ये क्रम कई बार पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कौन कौन से ऐसे क्रम अपनाए गए थे, मतलब कार्यों के, जो कि असफल तो रहते लेकिन इनका क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसने दुआब में कर वृद्धि कर दी। जिस समय इसने दुआब में कर वृद्धि की उसी समय जो है कि जो गंगा यमुना का मैदान है, गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है, दुआब मतलब दो पानी जहां पे मिलते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ने पे लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, मतलब खाने के लिए अनाज नहीं, वो कहां से इनको जो है कि टैक्स देंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना है। दूसरा, इसने देवगिरी दौलताबाद को राजधानी को जब बनाना चाहा तो दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए कोई साधन नहीं था। बहुत सारे लोग जब जा रहे थे तो बहुत लोग भूख प्यास से मर गए, बहुत सारी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। तो भी जो है कि, और दिल्ली जाके भी इसे लगा कि अब मतलब दौलताबाद जाके लगा कि हमने गलती कर दी, फिर ये वापस पागल की तरह क्या होता है, दिल्ली आने लगता है। और दिल्ली आने के बाद फिर जनता प्रताड़ित होती है, तो जनता ने फिर इसे डांटा। सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है, कई बार लोगों ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा, मतलब कि जो लेखक थे, इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि तुगलक वंश में शायद चांदी की कमी होने लगी और इसलिए जो है कि इसने तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई और हर घर में जो है कि टकसाल बन गए, हर घर में टकसाल बन गए, क्योंकि हर घर में व्यक्ति क्या तांबे से खुद ही मुद्रा पे मार कर रहा है, कोई केंद्रीय जो है कि मोहर है ही नहीं। अब जैसे इस समय जो भी आपके पास करेंसी है उस पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, भारत सरकार के होते हैं, बहुत सारी मुहर होती है, करेंसीज होती हैं, बहुत सारे उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, लेकिन उस समय कुछ नहीं था, तो हर घर में हो रहा था। फिर उसके बाद खुरासान का आक्रमण और कराचिल की ओर अभियान, जो इसके अंतर्गत है, जो शासक थे जो खुरासान पर आक्रमण करते हैं, फिर उसके बाद कराचिल की ओर जाते हैं, जो कि अपनी मनमानी से जीतने के बाद और ऊपर चले जाते हैं कराचिल की ओर, और वहां पे हार के आते हैं, केवल 1 से 2 लोग बचते हैं। तो ये बताया जाता है कि राजा की आज्ञाओं का पालन नहीं हो रहा था, अनुशासनहीनता का प्रमाण देखने को मिलता है। तो ये क्रम पूछा जाता है तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के, तो दुआब में कर वृद्धि करता है, फिर राजधानी स्थानांतरित, फिर सांकेतिक मुद्रा, फिर उसका खुरासान और कराचिल अभियान, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे मूर देश का यात्री यानी कि मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता 1333 से 47 तक किसके शासनकाल में भारत आता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है। इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और एक दूत मंडल के साथ इसे चीन भी भेजा गया था। और इसने अपनी यात्रा वृत्तांत की एक पुस्तक लिखी थी, रेहला। क्या लिखी थी? रेहला, किताबुल रेहला। यहाँ पे देखोगे कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का यानी कि पोस्ट सिस्टम का, पोस्ट ऑफिस सिस्टम का सबसे डिटेल वर्णन जो है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत
किताब उल रहला में किया है। होली त्योहार को सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि होली माना जाता था हिंदुओं का पर्व था और उस समय जो मुसलमान शासक थे वो कभी भी हिंदुओं के पर्व में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन ये जो है कि जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूं ने कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो ये स्टेटमेंट किसने प्रयोग किया? बदायूनी ने किया था। किसने? बदायूनी ने। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो ये हो जाएगा आपका एफएसटी। एफएसटी मतलब होता है फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसने जो है कि कई सारे विभाग बनाए थे, जिसमें दारुल उलूम था और दीवाने बंदगान था। ठीक है, तो देव जो दासों का शौकीन था ना, तो दासों को रखने का शौक था, फिर महिलाओं के लिए था, शिक्षा के लिए था, रोजगार के लिए था। ये अलग अलग जो है कि सारे के सारे इसने बनाए थे। अब यहां पर आगे देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग बनाया था दीवान खैरात। अब जैसे हम लोग सिंपल भाषा में क्या सुनते हैं कि खैरात बट रही है क्या यहाँ पे, मतलब खैरात मतलब धन संपदा। तो इसने जो कि गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं के लिए जो है कि पैसे की व्यवस्था यहाँ पे करता था। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक कल्याण पर भी फोकस करता था। उन विधवाओं को आर्थिक सहायता भी देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह के लिए व्यवस्था करता था। तो दीवान खैरात की स्थापना की थी। वहीं फिरोज शाह तुगलक दासों का बहुत बड़ा शौकीन था। इसकी जो दासों की संख्या थी 1,80,000 इसके समय में, और इनकी भी सुरक्षा व्यवस्था खान पान के लिए इसने दीवाने बंदगान यानी बंदी बना के रखा गया था, तो दीवाने बंदगान का गठन किया और दासों की शिक्षा का भी इसने पूर्ण ध्यान दिया। फिर वही दीवाने अर्ज की बात करेंगे, जिसका गठन जो है कि बलबन के द्वारा किया गया था। एक सैन्य विभाग था, आरिज ए मुमालिक जिसे हम कहते हैं। घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी कि कौन सा घोड़ा उन्नत क्वालिटी का है तो उस पर एक मोहर लगाई जाती थी, जिससे ऐसा ना हो कि कोई व्यापारी अपने खराब घोड़े की नस्ल को बेच दे और साथ में जो है कि सरकार से अच्छा पैसा मिल जाए उसे। तो ऐसा क्या करता था, तो उसने घोड़े पे मोहर लगाना शुरू किया कि जो अच्छी नस्ल के होंगे उस पे मोहर लगाओ और जो खराब नस्ल के उसे बाहर निकालो। और फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल बात करेंगे तो 1351 से 88 तक रहता है। और सर्वप्रथम इसके समय में जो कार्यकाल देखने को मिलता है, तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, ध्यान देना कि अभी इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करेंगे, तो वो आपने पीछे पढ़ लिया था। ठीक है, किसके द्वारा चलाया जा रहा था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी मैंने जो है कि जस्ट 10 मिनट पहले इस चीज को बताया था। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको पीडब्ल्यूडी यानी कि जो हम कहते हैं ना पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो है कि लोक निर्माण विभाग, इसकी भी स्थापना इन्होंने की थी। और एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया, जिसमें आप देखोगे फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर इसने अपने चचेरे भाई जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसके बचपन का नाम जौना खां था, इसकी याद में ही जौनपुर बसाया और फिरोजाबाद बसाया। उसके राज्य का जो मुख्य वास्तुकार था वो मलिक गाजी सहना था। भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण किया इसने, और सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण किया। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने जो सिंचाई करने वाले लोगों के लिए सिंचाई कर भी लगाया, जो कि दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई पर कर लगाया, और जिसका नाम था उस कर का हक ए सर्व। क्या नाम था? हक ए सर्व। और अपनी पैदावार का 1/10 भाग जो है कि अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था, यानी 10 में से 1 भाग आपको सरकार यानी राजा को देना पड़ता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, क्योंकि ये जो है कि कहीं ना कहीं शरीयत के अनुसार शासन कर रहा था। और जो मौलवी थे या जो कह सकते हो उलेमा, उन्हें खुश करने के लिए इसने ब्राह्मणों पर, जो कि हिंदू धर्म से समझते, इन पर भी टैक्स लगा दिया, जजिया। हालांकि उस समय की जनता ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण नहीं देंगे लेकिन हम दे देंगे आपकी जगह, क्योंकि उस समय की जनता ब्राह्मणों का सम्मान करती थी और उनके बदले आम जनता जो हिंदू समाज था वो टैक्स देने के लिए तैयार हो जाता है। ब्राह्मणों के भूख हड़ताल के कारण अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय किया। तो ये वाली बात थी। आगे देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए फलों के बाग लगाए और उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ जो है कि वो दिल्ली लेकर आता है, जो मेरठ और टोपरा से 2 अशोक स्तंभों को ये दिल्ली लेकर आया था फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ पे बात करेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग का भी गठन किया था। किसका गठन किया था? अनुवाद विभाग का, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, ताकि जो फारसी भाषा की जो अनुवाद पुस्तकें, अरबी भाषा की, इन पुस्तकों को हिंदी में ट्रांसलेट कराया जाए, ताकि यहाँ का जो हिंदी वर्ग का समुदाय वो समझ सके कि हमारे अरबी समुदाय में क्या लिखा है। और उसी तरीके से जो आपका हिंदी पुस्तकें उसको अरबी भाषा में इसने ट्रांसलेट कराया, ताकि मुस्लिम लोग भी भारतीय सभ्यता को समझ सकें। और इसी के साथ उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में भी अनुवाद करा दिया। ठीक है, और राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल का भी गठन किया। ठीक है, दीवाने दारुल सफा, जिसमें खैराती अस्पताल यानी कि मुफ्त में इलाज कराया जाता था, और हज की व्यवस्था करने के लिए भी सरकारी कोष पे, जिसे आज हम लोग सब्सिडी कहते हैं, उस समय जो है कि पहला ये शासक था। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग
इसी के आगे हम लोग देखेंगे कि नासिरुद्दीन महमूद जो कि 1394 से 1412 ईस्वी में तुगलक वंश का ही अंतिम शासक होता है। ध्यान देना, गयासुद्दीन तुगलक जो कि गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था, इसने स्थापना की। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आएगा और लास्ट में नासिरुद्दीन महमूद आता है जो कि अंतिम शासक होता है। और इसका कथन था कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालन तक फैल गई, मतलब कि इसके बारे में बताया था कि ये केवल पालम जो आपका दिल्ली में एक क्षेत्र है, मतलब बहुत सीमित होकर रह जाती। और मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 में इसी के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो एक प्रश्न बनता है कि भाई तैमूर ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तुगलक वंश का। तुगलक वंश में कौन शासन कर रहा था? नासिरुद्दीन महमूद कर रहा था। इसके युद्ध का उद्देश्य क्या था? कि काफिरों से युद्ध करना, विनाश करना, धन की प्राप्ति करना, ये तीनों ही चीजें इसको युद्ध थी, मतलब युद्ध का उद्देश्य था। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे तैमूर में मुल्तान में खिज्र खां को सूबेदार नियुक्त किया था इसने। तैमूर ने जो है कि मुल्तान में खिज्र खां को सूबेदार नियुक्त किया, जो कि दीपालपुर और लाहौर का भी जो है कि इसको सूबेदार नियुक्त किया गया था। रकनुद्दीन जो कि 1336 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना, देखो इसी का नाम मैं करा था। फिर मुबारक शाह आता है, ये 1316 से 20 में मुबारक शाह खिलजी के नाम से बनता है। और आलम शाह की बात करेंगे तो 1445 से 51 का, जो कि सैयद वंश का और ये अंतिम शासक होता है। क्या होता है? ये अंतिम शासक होता है। ये भी प्रश्न आपका आया था कि सैयद वंश के जब समूह ग्रुप मिलान करने के लिए था तो ये अंतिम शासक के रूप में होता है। लोधी वंश की बात करेंगे तो यहाँ पे 1451 से 1526 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इसका संस्थापक बहलोल लोधी होता है, जो कि 1451 में संस्थापक होता है और ये अफगान मूल का होता है। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर ने पराजित कर दिया था और मुगल वंश की स्थापना कर ली थी। अफगान शासकों का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का सही अनुक्रम क्या है? तो आप देखोगे सबसे पहले संस्थापक बैठेगा बहलोल लोधी 1451 से 89 तक, फिर सिकंदर लोधी बैठेगा 1489 से 1517, फिर इब्राहिम लोधी बैठेगा 1517 से 1526 तक। जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। ये कई बार पूछा गया है कि खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी इसमें पराजित हो जाता है 1518 में जो होता है। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नगर की स्थापना बसाई थी और इसे राजधानी भी बनाई थी। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के दो जिले आगरा और मथुरा, यही दो जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। सिकंदर लोधी ने नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी आरंभ किया तथा गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी। सिकंदर लोधी ने अपना अनाज से जकात संपत्ति कर समाप्त कर दिया, यानी कि अनाज से जो है कि क्या किया, सॉरी अनाज नहीं होगा, यहाँ पे अनाथ होगा, ठीक है, अनाथ से जो है कि जकात कर जो संपत्ति कर होता था ये समाप्त कर दिया। तो ये सिकंदर लोधी ने किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा विजयनगर साम्राज्य, जिसको हम लोग करेंगे कल की क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ को आप बाई कर सकते हो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।